नमस्कार। मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमवीएन यूनिवर्सिटी के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर सचिन गुप्ता, डॉक्टर तरुण विरमानी जी और डॉक्टर बबीता यादव। तो सबसे पहले आप लोगों से सवाल है कि शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है ऑनलाइन के जरिए। तो तरुण सर, सबसे पहले आपसे सवाल। जी सर, विनोद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो डेली ये इस प्रकार के जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, जो बेसिकली एक जानने का और दूसरों तक बात पहुंचाने का जो माध्यम आपने चुना है, मैं सर बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं आपके इस एफर्ट के सर काफी तारीफ करता हूं कि सर आपने जो सोसाइटी के लिए जो इतना अच्छा आपने काम चालू किया है सर। तो सर ऑनलाइन एजुकेशन, सर वर्ड बहुत डिफिकल्ट था अगर मैं बात करूं कोविड-19 से पहले। जी। लेकिन कोविड-19 ने शायद ऑनलाइन एजुकेशन में एक शायद नया अवतार के रूप में निकल के आया है, जो मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि शायद ही पूरी कंट्री के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, शायद ही ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा कोई स्कूल होगा जिसने शायद ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया होगा। और लगभग, मैं 100% की बात नहीं करता, लेकिन 90% तक इसमें सफलता भी हासिल की है। और कुछ लोग जो इसमें त्रुटियां भी निकाल रहे हैं सर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि सर देखो, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं सर। एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक है नेगेटिव। तो मेरी सर जो बेसिकली चर्चा रहती है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे रहती है कि हम पॉजिटिव पहलू को देखें। नेगेटिव पहलू के लिए सर पूरी जिंदगी पड़ी है, शायद हमारे पास बहुत सारी डिबेट्स होती हैं इन सारी चीजों के करने के लिए। लेकिन पॉजिटिव अगर पॉइंट देखें तो वो ये था सर कि इस पर्टिकुलर टाइम को अगर बच्चों के लिए, अगर मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात करूं, अगर किसी ने सही साबित करके दिखाया है तो वो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन थी। नहीं तो हमारा कॉलेज का छात्र, हमारा स्कूल का छात्र शायद घर में बैठा रहता। जैसे कि आप देखते हैं कि गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम क्या देखते हैं जनरली, स्कूल से होमवर्क मिलता है सर। लेकिन वो होमवर्क बच्चे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे में कंप्लीट करने में लगते हैं। लास्ट का एक वीक जो होता है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं बच्चे। और उसमें भी क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही चलता है और कुछ नहीं करते हैं सर। जी जी। लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से शायद वो चीज पॉसिबल हो पाई जो शायद हम लोगों ने नहीं सोची थी। और आज हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, इतना ऑनलाइन हमने जो काम किया है। और शायद हमारी यूनिवर्सिटी सर ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रही है। और अगर मैं बात करूं हमारी यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एजुकेशन जो स्टार्ट हुई, और जो इसका पूरा श्रेय जो है वो डॉक्टर सचिन गुप्ता को जाता है सर, जो इस बीच, जो हमारे बीच में यहाँ पे उपलब्ध है, जो हमारे यहाँ पे डीन एकेडमिक्स है सर। शायद एजुकेशन का ऐसा कोई पहलू, ऑनलाइन एजुकेशन का ऐसा कोई पहलू जो सर ने शायद हम लोगों को अच्छे तरीके से ना समझाया हो। तो इसके बारे में शायद अच्छे तरीके से जानकारी आपको डॉक्टर सचिन गुप्ता जी देंगे, जो कि शायद एमवीएन यूनिवर्सिटी में इसके जनक माने जाते हैं। सचिन सर, आपका स्वागत है। आप आपसे सवाल यही है कि ऑनलाइन शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है। विनोद जी, जिस समय पहला लॉकडाउन हुआ था, जी। उस समय हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किस तरह अपने बच्चों को एंगेज रखें, अपने स्टाफ को एंगेज रखें। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमें कुल 3 या 4 दिन ऐसे मिले जिसमें हम लोग उसके लिए तैयारी कर पाए। तो सभी स्टाफ को लेके हम लोगों ने सारे ऑनलाइन टूल्स के ऊपर वर्कशॉप्स की, उन सबको समझाया इसको पढ़ाना कैसे है। तो कमोबेश जब तक लॉकडाउन हुआ उस समय तक हम लोग इसके लिए 90% तैयार थे कि किस तरह से हम लोगों को ये ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करना है, किस तरह कौन कौन से टूल यूज करने हैं। उसमें बहुत तकलीफें आई, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत धीरे धीरे हम लोगों को ऐसी समस्याएं आई जिनमें हम ये देख पाए कि अगर शुरू में हमने जूम से स्टार्ट किया, जूम के साथ कुछ ऐसे उस समय प्रॉब्लम्स आई कि शायद सिक्योरिटी लूपहोल्स हैं। फिर हम लोगों को गूगल मीट पे शिफ्ट करना पड़ा। तो गूगल मीट पे हम लोगों को मोर और लेस बहुत आराम से हम लोग काम कर पाए। एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को इस समय ये देखने में आया कि गवर्नमेंट ने जो डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसके थ्रू सारे गांवों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी गई है। तो हम लोग जिस चीज से बहुत डर रहे थे कि क्या गांव का बच्चा, क्या हमारे जो छोटे टाउन्स हैं उनका बच्चा वो उतनी कनेक्टिविटी कर पाएगा या नहीं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे कनेक्ट हो पाए और बहुत आराम से हम लोगों ने पढ़ाई कराई। और इनफैक्ट
हम 2 साल के फाइनल ईयर के एग्जाम्स हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में, और थर्ड ईयर के एग्जाम्स हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। तो और 10 एक दिन में एमबीएन यूनिवर्सिटी सभी तरह के एग्जाम कंप्लीटली खत्म करा पाएगी, सब कुछ ऑनलाइन मोड में कराने के बाद। एक जो चैलेंज है जो मैं अभी अपने आसपास टीचर्स से देखता हूँ, तो बेसिक चैलेंज ये है ऑनलाइन एजुकेशन में कि बड़ी क्लासेस में यूनिवर्सिटी स्कीम में आसान है तो इस तरह की पढ़ाई कराना, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जहाँ पे टीचर्स का एक पर्सनल टच रहता है, जहाँ पे टीचर्स को एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो बच्चा भी सोशलाइज करे अपने आसपास बाकी सब बच्चों से और टीचर्स भी उससे पर्सनल टच दे पाए, वो एक थोड़ा सा एलिमेंट मिसिंग है जो ऑनलाइन क्लासेस में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत बेहतरीन जरिया है जब भी हम लोग कर पाए, लेकिन वो पूरी तरह से आपके स्कूल एजुकेशन को चेंज नहीं कर सकता, ये डेफिनेट है। जी बबीता मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ने जो पॉइंट रखा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं आपकी बात करूं, जो पहली कक्षा के छात्र हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन एजुकेशन का 5th क्लास ऑनवर्ड बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को पता है कंटेंट अगर आप दे रहे हैं तो वो इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि उसको चीजें समझनी है, उसे पता है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वहां बच्चे की सीरियसनेस आती है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन आपका 1st क्लास का जो स्टूडेंट है, जब वो रीडिंग और राइटिंग शब्दों को जोड़ के लिखना पढ़ना सीखते हैं, उस बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा पेरेंट्स अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो वो बच्चा थोड़ा कर पा रहे हैं, लेकिन खाली ऑनलाइन एजुकेशन से, क्योंकि रीडिंग जो है वो आपका टाइम मांगती है, आप कितना टाइम उस टाइम बच्चे को दे रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में वहां पर थोड़ा सा एक मैं आपको बोलूंगी गैप आ रहा है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए अगर सोचा भी जाए, क्योंकि 1st क्लास के बच्चे के लिए गैजेट्स हाथ में लेना बहुत टाइम तक, वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को, उसकी आईज के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जो कुछ स्कूल्स ने जो 20-20 का कंसेप्ट रखा है, 20 मिनट्स की क्लास होगी, उसके बाद कुछ गैप मिलेगा, तो वहां पर वो चीज कंटिन्यूटी में रीडिंग स्किल्स जो इम्प्रूव है, जो बच्चा पढ़ना सीख रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल। जी हायर एजुकेशन के लिए ऑनलाइन ने जो है एजुकेशन का स्तर बढ़ाया है, जो इम्पॉसिबल चीजें थी वो भी पॉसिबल दिखी हैं। हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी ऑनलाइन के माध्यम से कराए हैं, जिसमें बच्चे के हाथ में टूल्स नहीं है, लेकिन हमारी लैब्स में हमारे लैब टेक्नीशियंस ने वो टूल्स हाथ में रख के उनसे पूछा है, जैसे वो प्रैक्टिकल सामने करता है, इस तरह से हमने प्रैक्टिकल्स को भी। यस सर। आप तीनों शिक्षाविद से एक सवाल है कि जहां आपकी यूनिवर्सिटी है पलवल जिले में और होडल का क्षेत्र लगता है आपका, हथीन क्षेत्र से अगर आपके यहाँ छात्र पढ़ने आते होंगे तो हथीन क्षेत्र को सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। वहाँ नेटवर्क इशू काफी ज्यादा है। वहाँ मुझे लगता है कि बहुतों के घर में तो शायद फोन भी ना हो, तो वहां तक किस तरीके से आप अपने शिक्षा को पहुंचाने का कार्य करेंगे? सर हमारी सोच भी यही थी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो गांव से भी आ रहा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इसी मोटिव के साथ हुई थी कि ये रूरल जो बैकग्राउंड है उसके स्टूडेंट्स को अपग्रेड करेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिटी में खोलना बहुत इजी है, लेकिन रूरल बैकग्राउंड में एजुकेशन पहुंचाना ये हमारा एम रहा था। और हमें शुरू में ऐसा लगा था कि दिक्कत आएगी, लेकिन डिजिटल इंडिया जो हमारा ये कैंपेन स्टार्ट किया था मोदी जी ने, उसकी हेल्प हमें अब मिली है। सभी स्टूडेंट्स ये बहुत आराम से कर पाए। उन्हें ये पता था कि अगर घर में सिग्नल नहीं आ रहा तो हमें वो सिग्नल की लोकेशन के लिए थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा। किसी घर के कमरे में सिग्नल हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन दूसरी जगह पे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है। तो वहां से बच्चों को इस बारे में भी पता चला कि सिग्नल की खाली स्ट्रेंथ ना होना एक इश्यू नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है, जैसे सपोज हमारा स्टूडेंट कोई एग्जाम कर रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे सबमिट नहीं कर पा रहा ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो उसके लिए ऑनलाइन में हम लोग थोड़ा सा टाइम का एडवांटेज उससे दे सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा एक फायदा था कि जो हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है वो, अब स्टूडेंट हमें इन्फॉर्म कर रहा था कॉल करके कि मैम नेटवर्क का इशू है, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम एक्सटेंड कर दीजिए एग्जाम का। आप सभी तो से हमने वो इनिशिएटिव। जी आप सभी से एक लाइन में सवाल का जवाब चाहिएगा, तो जवाब अभी तक मुझे लगता है कि मिल नहीं पाया प्रॉपर।
ऑनलाइन उच्च शिक्षा को किस तरीके से सुधारा जा सकता है? एक एक लाइन में आप देखिए सर, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने फैकल्टी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिशनली जो भी हमारे शिक्षक रहे हैं वो लोग चौक और बोर्ड ट्रेनिंग और चौक और बोर्ड से पढ़ाने की इतनी उन्हें आदत है कि आपको मैं अपना खुद का केस बताता हूँ कि मुझे 6 महीने तक गूगल का जो एजुकेशन सर्टिफिकेशन है, वो गूगल एजुकेटर सर्टिफिकेशन करने के बाद मैं ये समझ पाया कि हम लोगों को ऑनलाइन अगर होना है तो हम लोग ऑनलाइन किस तरह पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन का लेक्चर की डिलीवरी आपके ऑफलाइन लेक्चर डिलीवरी से कंप्लीटली अलग होती है। वहां आप बच्चे को इंडिविजुअली देख पा रहे हो, आपको उनके चेहरे देख के एक्सप्रेशन से पता चलता है वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में ये जो लिंक टूट जाता है कि आप बच्चे को इंडिविजुअली नहीं देख पा रहे हो, तो आपको ऐसी एफर्ट करनी पड़ती है कि आपको इंटरैक्टिव उस क्लास को बनाने के लिए अपने या तो प्रेजेंटेशन को इस तरह चलाना पड़ेगा कि हर बच्चे को मौका मिल पाए बात करने का, या आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह चलाना पड़ेगा कि बच्चे आपस में भी बात कर पाए। तो वो एक जो चीज है जिसकी हमें जरूरत है कि हम सारे टीचर्स को ट्रेन कर पाए। फॉर्चुनेटली हम लोग एमवीएन यूनिवर्सिटी में सभी स्टाफ को उसके बारे में ऑलरेडी ट्रेन कर पाए थे लॉकडाउन होने से पहले, तो हम लोगों को उसमें बहुत कंफर्टेबली हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए। सवाल एक ये भी जी सचिन सर, सवाल एक ये भी बनता है कि मान लीजिए जूम पे आपके 40 बच्चों ने क्लासेस आपकी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऑडियो म्यूट किया है और ना आपको ये पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ घूम रहा है, चलते चलते क्लास ज्वाइन कर रहा है या लेटे लेटे क्लास ज्वाइन कर रहा है, या हो सकता है कि फोन चालू करके साइड में रख दिया हो और आराम से टीवी देख रहा हो। तो सर किस तरीके से हम निगरानी कर पाएंगे कि ये हमारा बच्चा क्लास ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है? बिल्कुल सर, उसके लिए ही इंटरेक्शन जरूरी है। तो हर थोड़े थोड़े समय अंतराल पे अगर हम बच्चों से इंटरेक्ट करते रहे, बच्चों को छोटे छोटे क्विज देते रहे, और सबसे बढ़िया बात हमारे पास ये रही कि इस बार ऐसे टूल्स भी आए मार्केट में पिछले 2 महीने में जो हमें रिकॉर्डिंग अलाउ कर रहे हैं। तो बैंडविड्थ की कोई समस्या नहीं रही, लेकिन एक ही समस्या है कि क्या हम अपने टीचर्स को उतना एजुकेशन दे पा रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस को इतनी कंफर्टेबली चला पाए, क्या वो उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह यूज कर पाए। बस ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री के सामने। जी सर, तरुण सर, दूसरा सवाल हमारा ये है आप सभी से, नैतिक मूल्यों में गिरावट जी सर के लिए जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर मॉरल वैल्यू जरूरत पड़ती है तो हमें उच्च शिक्षा में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहीं से जीवन एक तरीके से स्टार्ट होता है। यकीनन सर, ये जो आपका जो पॉइंट है सर बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं बात करूं नैतिक शिक्षा की, हम जो बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की जो हम बात कर रहे हैं, तो सर नैतिक मूल्यों का जो स्टार्टिंग होती है, जो स्टार्टिंग फेज होती है, वो सर घर से होती है। अगर मैं घर की बात करूं तो घर पे जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं और जितने भी हमारे एल्डर्स हैं सर, वो सबसे पहला एक नैतिक मूल्य जो सिखाने का काम करते हैं, जिसके अंदर बच्चा ईमानदारी से और अपना कर्तव्य और अपना जो हार्ड वर्क जो नेचर है वो सर सीखता है। और जब ये चीज घर को बच्चा सीख जाता है, उसकी वो फर्दर ट्रेनिंग फिर आगे आती है सर स्कूल्स में। तब ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जो ईमानदारी का और जो हार्ड वर्क जो करने का जो एक लेसन घर से लेके आया है, कैसे स्कूल वाले, और उसको फिर फर्दर इलैबोरेट करना पड़ता है सर कॉलेज में। अगर मैं बात करूं कि खाली शिक्षक का काम, शिक्षक बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, साथ में उनके घर वाले भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी बेसिक स्कूल की एजुकेशन कहाँ से हुई है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो अगर मैं बात करूं इस चीज के अंदर, तो घर से जो शुरुआत हुई है, घर से शुरुआत होगी वो जाएगी स्कूल के अंदर सर, और स्कूल की जो बात होगी वो फिर फर्दर जाएगी सर कॉलेज के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 12th के बाद अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है जिसके नैतिक मूल्यों में गिरावट है, तो सर मैं उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मान के चल सकता हूँ? अगर दूसरी चीज नैतिक मूल्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें जो नैतिक मूल्य जो हमें स्कूल सिखाता है, जो हमें बेसिकली घर के अंदर सिखाई जाती हैं, उसके अंदर सर सत्य आता है, अहिंसा आती है, परोपकार आता है, विनम्रता आती है, और एक अच्छा चरित्र निकल के आता है इंसान का। और ये सारी चीजें जो मिलके अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं सदाचार। अगर ये सदाचार की जो चीजें हैं ये अगर हर इंसान के अंदर रहेंगी, तो शायद अगर हम बात करें स्वयं की या फिर समाज की या फिर राष्ट्र की उन्नति की,
तो ये सारी की सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो राष्ट्र की उन्नति डेफिनेटली होगी। अब जो सर आपका क्वेश्चन था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, शायद अगर मैं बात करता हूं कि एक इंसान की जो संगति होती है, जो बेसिकली जिन लोगों के साथ वो रहता है, वो शायद इन सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और खास तौर पे इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो पेरेंट्स निभाते हैं, दूसरे नंबर पे टीचर निभाते हैं। क्योंकि हमारी एमवीएन यूनिवर्सिटी के अंदर सर एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर वो 55 मिनट का लेक्चर है, 55 मिनट के लेक्चर के अंदर सर 5 मिनट टीचर अपनी तरफ से इन मोरल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देता है। उनको वो क्लास में बेसिक जो बैठने के एटिकेट्स हैं वो सिखाता है। क्योंकि अगर वो बेसिक एटिकेट्स, टीचर से बोलने की तमीज नहीं, बच्चों को आपस में बोलने की तमीज नहीं, अगर मैं एक नॉर्मल सा सर एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको हो सकता है इस चीज से आप जरूर परिचित होंगे कि जैसे हमारा सर पूरी जो बेल्ट है वो रूरल बेल्ट है जी, और हमारे यहाँ पे लगभग सर गांव के बच्चे आते हैं। तो आप सर बिलीव नहीं करेंगे सर, जो स्टार्टिंग जब होती है क्लास की तो सारे बच्चे सर अपनी जो घर की लैंग्वेज होती है सर, जो गांव की लैंग्वेज में हम जो बातें करते हैं वही सर कॉलेज में करने की वो कोशिश करते हैं। तो सर वो टीचर होता है जो उनको वहां पे सिखाता है कि आपकी एजुकेशन का कोई मायना नहीं रह जाएगा अगर जो आपने घर पे सीखा है और जो प्रोफेशनल एक कोर्स करने आए हैं उसके अंदर भी अगर आप उस टाइप की लैंग्वेज बोलेंगे तो घर का माहौल, क्योंकि हम सर फिर बात करते हैं कि आपके घर पे किस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, तो सर वो बताता है कि मेरे घर पे यही लैंग्वेज बोली जाती है। तो उनको सर हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भले आपके घर पे यही बोली जा रही है लेकिन आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कहीं अगर आप जॉब पे जाएंगे तो जॉब पे आप इस टाइप की लैंग्वेज नहीं बोलने वाले। अगर आप इस टाइप की लैंग्वेज अगर आप बोलेंगे, आप इंग्लिश भले ना बोलना सीखिए सर, लेकिन आपको कम से कम हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलनी आनी चाहिए। क्योंकि ये एक लोकल जो हमारी ग्रामीण भाषा है, अगर उसी भाषा में हम अपने टीचर से या फिर जो हमारा इंटरव्यू लेने आया है उससे हम बात करेंगे तो सर ऐसे ही बच्चे निराश होते हैं, ऐसे ही बच्चे कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं और ऐसे ही बच्चों को नौकरियों में शायद पीछे रहना पड़ जाता है। सर जिम्मेवार कौन, सीधे सीधे जिम्मेवार बता दीजिए, शिक्षक, जी अभिभावक? सर, अगर मैं सर देखिए मैं सारा का सारा बीड़ा इसके लिए नहीं कहना चाहूंगा कि देखिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत सारी जगह सर पेरेंट्स देखो अपने आप में बहुत कोशिश कर रहा है सर। क्योंकि पेरेंट्स एक चीज बोलता है सर, हमारे पास भी जैसे पेरेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं जी हमारे बच्चे को जी मार लो और पीट लो, क्योंकि शायद बचपन से जहां तक मुझे लगता है ट्रेंड ही यही चला है, मारने और पीटने का ही। शायद उनको शायद नैतिक मूल्यों की वो भाषा नहीं समझाई गई सर कि आपको किस प्रकार से बात करनी है। मेरे पास सर बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं, सर आप मेरे बच्चे को सर डांट रहे हैं, आप सर उस पर हल्का हाथ रखिए सर। तो सर मैं अगर हल्का हाथ मैं रखूंगा, सीधी सी बात है, पहले इतना हल्का हाथ रखा हुआ था, इसी वजह से तो वो स्टेज पे पहुंचा सर। ऑल्दो कॉलेज के अंदर सर हमें ये सारी चीजें अलाउ नहीं है, लेकिन ये कि सर वो जो अपनापन है बच्चों के लिए, जो अटैचमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा निकल रहा है सर, वो 12th कहाँ से करके आया है और बेसिक एजुकेशन उसने कहाँ से की है, तो हर कोई भूल जाता है। क्योंकि फिर रोल आ जाता है एक यूनिवर्सिटी का, एक कॉलेज का, जहां से उसने बेसिक ग्रेजुएशन की है। क्योंकि आपने देखा होगा 12th तक जो चलता है वो चलता है सर, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। उसके बाद जो रोल आ जाता है वो आ जाता है इंस्टीट्यूशन का। तो सर उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में अलग से हमने एक डिपार्टमेंट भी बना रखा है जो इन नैतिक मूल्यों की तरफ जोर भी देता है। जो सारी की सारी मोरल एजुकेशन जो बेसिक चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं। तो मैडम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगी, जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, नैतिक मूल्य में गिरावट का जिम्मेवार कौन है। इसके अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि नैतिक मूल्य में गिरावट ना होने देने की जिम्मेवारी किसे लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम हर कोई अगर ये जिम्मेवारी लेके चले, किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए, आपका अगर कोई नेबर्स का बच्चा है तो हमारे मन में ये फीलिंग आती है अरे वो तो है ही ऐसा। हम कभी पेन नहीं लेते कि हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। जी आजकल के अभिभावक, टीचर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक हो रही है, तभी ये नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। इसीलिए मैंने ये लाइन बोली कि नैतिक मूल्य में गिरावट की जिम्मेवारी हर इंसान को लेनी चाहिए अगर उसके अंदर नैतिक मूल्य है। तो जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए मुख्य रूप से मैडम, सबसे प्रथम रूप से किस लिए लेनी चाहिए? सर घर के लेवल पे पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी, ये बात आप भी सहमत हैं। आजकल का पेरेंट भी सिर्फ पैसे कमाने। सचिन सर। सर मैं ये समझता हूँ, मुझे 17 साल हो गए पढ़ाते हुए। एक बच्चा जब तक हमारे पास आने की एज का होता है तब तक उसके जो नैतिक मूल्य जो उसे घर पे मिलने चाहिए वो उससे बहुत फर्क होते हैं जो नैतिक मूल्य उसे एजुकेशन के टाइम ग्रेजुएशन लेवल पे मिलने चाहिए।
तो मेरा ये मानना है कि दोनों, घर का और शिक्षक का, दोनों का रोल बराबर है, क्योंकि इस समय जब वो बच्चा इस एज में आता है जो सबसे ज्यादा इम्प्रेशनेबल एज है, जिसमें वो सबसे ज्यादा भटक सकता है, इस समय अगर उसके टीचर्स उसको सही डायरेक्शन। सर अनम्यूट करिए आप अपना। सचिन सर अनम्यूट करिए। सॉरी सर, एक कॉल आ गई थी। ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा समस्या ये। तो मैं ये कह रहा था कि घर का और टीचर्स का, दोनों का रोल बराबर हो जाता है जिस समय एक बच्चा ग्रेजुएशन करने आता है। उस समय पे टीचर अगर उसको दोस्ताना तरीके से समझा पाता है, अगर उसको इस तरह से समझा पाता है कि खुद, क्योंकि वो बच्चा अपने दोस्तों से जितनी बात शेयर कर पाता है उतनी बात अपने घर पे शेयर नहीं कर सकता। जी। तो कई बार हमारे सामने ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, जो अपने पेरेंट्स से पूछते हुए डरते हैं। उन सवालों के जवाब अगर हम मोरालिटी की बाउंड्रीज में उस बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाते हुए एज अ टीचर दे पाए और एज अ फ्रेंड दे पाए, तो शायद इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते हम उसकी, बच्चे की मोरल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि एक एज तक मोरल वैल्यूज घर पे मिलती हैं, लेकिन एक एज के बाद जो दोस्तों से और टीचर से मोरल वैल्यूज बच्चा ले सकता है, उसमें शिक्षक का बहुत अहम रोल है और वो उसे निभाना चाहिए। सर आप तीनों से एक सवाल और है। आपने हाल ही में 3 से 4 महीने पहले मीडिया के द्वारा आपने देखा होगा, सुना होगा, शायद आप लोगों के संपर्क में भी हो। अभी एक स्थानीय कॉलेज में ऐसा मामला आया था कि लड़कियों के साथ एक प्रोफेसर ने कुछ चीजों की डिमांड की कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो अगर मॉरल वैल्यू की आप कह रहे हैं कि स्कूलों में प्रथम प्राथमिक तौर पर पेरेंट्स से मिल सकती है एजुकेशन नैतिक मूल्यों की, तो फिर कॉलेज में ऐसा क्यों, और वो भी एक प्रोफेसर के द्वारा, जो कि गुरु भगवान से भी ज्यादा माना जाता है। आप बताइए बबीता जी, आप बताएं। सर ये आपने वही बात कही कि नैतिक मूल्यों में जो शुरुआत से जो घर से हैं, अब चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर है, उसने अपना साथ साथ इन नैतिक मूल्यों में, अगर उसको घर से ये नैतिक मूल्य थे तो उसने अपनी पढ़ाई या अपने ग्रुप से कोई भी नैतिक मूल्य ऐड नहीं किए। तो ये पर्सनल उस पे भी है कि वो कितना परसीव करना चाह रहा है। अगर वो चाह ही रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, तो वो प्रोफेसर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। हमारे समाज में आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स के साथ भी, डॉक्टर के केस में भी ऐसा होता है, प्रोफेसर के केस में भी। तो ये हमारी खुद की जिम्मेवारी भी है, या ये लगा लीजिए कि ये शुरुआत से लेके जो बेस, मैं बोलूंगी जो बेस से आया है, जो टीचिंग से आया है, वो व्यक्तित्व में वो नैतिक मूल्य उसे कहीं मिले ही नहीं, और वो प्रोफेसर बन गया तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। जी। तो समय के कमी के कारण तीसरा सवाल हम स्टार्ट कर देते हैं अपना, कि क्या ऑनलाइन शिक्षा में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से और कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? अगर शामिल किया जाए तो किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है? जी संजय सर। अगर सचिन सर आप। तरुण सर तो हमारे साथ ना रेगुलर जुड़े रहते हैं, तो ये तो होस्ट है एक तरीके से आप। जी सचिन सर। बाकी मैंने जितने भी शिक्षाविद से बात की है उसमें से 60% शिक्षाविद ये कहते हैं कि यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। जी सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर। प्लीज। जो शिक्षाविद ये बातें कर रहे हैं कि इसको ऐड नहीं करना चाहिए, तो मैं सर उनसे पूछना चाहूंगा कि उनके जो बच्चे हैं, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचते हैं, तो जब आपको पता है कि सर हार्मोन्स का चेंज होना चालू हो जाता है उस एज में, और उस एज में बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है इन सारी चीजों को जानने के लिए। अगर हम शायद बच्चे के साथ, क्योंकि बेसिक एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन भी सर घर से ही सबसे पहले सर मिलती है, और इसको अगर पाठ्यक्रम में ऐड किया जाएगा तो सर उसको पढ़ाने के तरीके बहुत डिफरेंट डिफरेंट होंगे सर। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर स्टार्टिंग में, आज के टाइम में सर स्कूल में बेसिक, अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी एजुकेशन के अंदर भी इन सारी चीजों को सर सिखाना चालू कर दिया है। और शायद मैं उस चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट के एफर्ट्स की, उन्होंने इस सारी चीजों को चालू किया। क्योंकि सर वो जो गुड टच और बैड टच की अगर मैं बातें करता हूँ सर,
क्योंकि एक छोटे बच्चे को इन सारी चीजों को सर कौन सिखा रहा है सर? नो डाउट उसकी जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो सर घर पे हो रही है, लेकिन उसके बाद स्कूल में भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मूवीज के थ्रू, एनिमेटेड उनके थ्रू सारा का सारा बच्चों को सर सिखाया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में सर यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अगर शायद मेरा बच्चा, क्योंकि उनका कंटेक्ट सर जिन्होंने मना किया है सर, उनका कंटेक्ट दूसरी डायरेक्शन में शायद हो सकता है, लेकिन बच्चे को एजुकेट करने के पर्पज से, उसको बताने के पर्पज से कि बेसिक जो हार्मोन्स की जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या क्या शरीर के अंदर बेसिकली चेंजेस आने वाले हैं इस पर्टिकुलर एज के अंदर, तो उसके बारे में शायद जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। और अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं तो शायद वो फिर क्या होता है कि सर अलग अलग चीज माइंड के अंदर सेट बैठ जाती हैं सर, वो भ्रांतियां होती हैं। अगर मैं सर अपनी ही बात बताता हूँ सर, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था सर, मैंने 12th के अंदर बायोलॉजी ली थी। तो हमारे जो प्रोफेसर थे, हमें बायो जो पढ़ाते थे सर, उन्होंने उस समय, क्योंकि क्लास के अंदर हमारे 4 लड़कियां भी थी, तो उन्होंने हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि उस समय इन सारी चीजों का इतना ज्यादा नहीं था। उनका ये कहना होता था कि क्लास के अंदर अगर लड़कियां नहीं होंगी तो मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो सर अगर स्टूडेंट आज के टाइम में सर लड़कियां सारे कोर्स कर रही हैं सर, एमबीबीएस भी वो कर रही हैं सर, तो लड़कियां हर मतलब क्षेत्र में सर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इन दोनों एजुकेशन की जरूरत खाली लड़कियों को ही नहीं सर, लड़कों को भी है, क्योंकि वो जो एक माइंड सेट है वो सर भटक जाता है, और जिसकी वजह से शायद बहुत ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं जो शायद बाद में संभाले नहीं संभल सकते। जी सचिन सर, और बाकी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय आप अपने बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिस भी उम्र में, आपको ये लग सकता है आपका बच्चा 12 साल का हो गया, आप उसको स्मार्टफोन दे सकते हो, या आपका बच्चा अब टीन एज में आया, आप उसे स्मार्टफोन दे सकते हो। तो वो जो एक उसके हाथ में पूरी दुनिया भर की कुंजी देने का काम जब आप कर रहे हो, जिसपे उसके पास पूरा एक्सेस है, जिसपे वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, सुन पा रहा है, उससे पहले उसे ये शिक्षा देने की बहुत जरूरत है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट रहते हैं। तो मैं अगर ये चीज मॉनिटर कर पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे को मैंने क्या, उसके हाथ में जो मैंने जादू की छड़ी दे दी है अभी मोबाइल फोन नाम की, अगर मैं उसे मॉनिटर कर रहा हूँ और अगर मैं उसे समय समय पे चेता पा रहा हूँ कि बेटा ये सही है और ये सही नहीं है, तो शायद मैं उसको मॉडरेटली बैलेंस करके एक एज तक ले जा पाऊंगा जब वो खुद अपने लिए सोचने के लिए सक्षम है। लेकिन जब तक वो खुद इस चीज को क्यूरियोसिटी की फॉर्म में या नॉवेल्टी की फॉर्म में लेके वल्नरेबल है, जब तक वो इस चीज से प्रभावित हो सकता है, उस समय तक उसको एजुकेट करना हमारी सिर्फ ना केवल रिक्वायरमेंट है, बल्कि ये इतना जरूरी है कि वो होना ही चाहिए। जी जी बबीता मैडम, मैं ऐड करना चाहूंगी सर, जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं, जो सेक्स क्राइम्स, अगर हम उनका डेटा देखें तो ज्यादा ऑफेंडर्स जो हैं वो टीन एज के बच्चे ही हैं। इसका मतलब उन्हें समय पर वो एजुकेशन नहीं मिली, तभी उन्हें सही और गलत नहीं पता चल पाया। और जो हार्मोनल चेंजेस उनके बॉडी में आ रहे हैं और जो क्रियोसिटी आ रही है, उसको वो अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में लेना जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर समय पे उन्हें ये सब चीजें, चाहे घर में पेरेंट्स ने दोस्त बन के समझाई हो, चाहे करिकुलम, लेकिन करिकुल के माध्यम से ये चीजें सिस्टमैटिक हो जाती हैं। और आप अगर क्लास में इसे समझा रहे हैं तो जब ग्रुप में ये बच्चा समझता है तो वो आपस में डिस्कस भी करता है चीजों को, और उसके लिए चीजें और कंफर्टेबल आती। अगर कोई अकेला बच्चा इस चीज को डिस्कस करता है तो साथ वाले, क्योंकि हमारे समाज में ये है, अभी पेरेंट्स को भी अगर बोलो कि सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए तो पेरेंट्स भी क्या करता है, पेरेंट्स भी सोचता है ये डर्टी थिंग है, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है बात करनी इस बारे में। तो आपने देखा होगा कि टीवी पे कुछ भी इस तरह की एड्स आती हैं तो हम लोग भी, हमारा भी बेसिक नेचर ये होता है कि हम चैनल चेंज कर लेते हैं। अगर उस चीज को हम उस टाइम पे अवॉइड करके, लेकिन माँ अगर बेटी है तो माँ का फर्ज बनता है, और मैं बोलती हूँ कि बेटा है तो फादर का ज्यादा फर्ज बनता है कि उन्हें इस चीजों के बारे में ज्यादा गाइडेंस दी जाए। क्योंकि बच्चा क्रियोसिटी चलते जो अपने आप परसीव कर रहा है अपने समाज से या कहीं से भी,
उसका गलत इम्पैक्ट आता है। और अगर उसके बारे में उसे एजुकेशन दी जाएगी तो वो समझ सकता है कि ये तो पहले बताया हुआ है मुझे, तो वो चीजों को क्यूरियोसिटी के भाव में नहीं बहने देगा और वो दिमाग से भी सोचेगा और चीजें इमोशंस पे कंट्रोल करेगा। जी सर तरुण सर, जैसा कि मैडम ने बताया, ठीक है, हमें करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर फॉरेन कंट्री में, मैंने आप जैसे शिक्षाविद से ही बात की थी, तो उन्होंने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में टीन एज में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ तो प्रेगनेंसी की समस्या आई है, ऐसे कि वहाँ पर सेक्स एजुकेशन है लेकिन इसका दुष्प्रभाव ज्यादा हुआ वहाँ पर, जैसे अमेरिका जैसे सिटी वगैरह में बताया गया। मुझे तो वहाँ की नॉलेज नहीं, लेकिन आप जैसे शिक्षाविद ने बताया मुझे, बट चलो जो है अच्छा है। दूसरा सर, एक कल हमारे साथ शिक्षाविद से लिंगा थे, उन्होंने हमें बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन से या कोरोना वायरस के चलते हुए इंडिया को बड़ा फायदा हुआ एजुकेशन में, कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते थे, माइग्रेट होते थे यहाँ से, वो बच्चे किसी कारणों से रुक गए और कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन दोबारा से यहीं पर ले जा रहे हैं। इससे फायदा भी होगा लोगों को। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 7 मिनट हमारे पास शेष बचे हैं। अंत में एक लाइन में अगर आप कोई संदेश देना चाहें सभी को, छात्रों को, अभिभावक को और समाज को। जी सर, सर मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन, सर मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा सर, ऑनलाइन एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया सर, क्योंकि उस पूरे कार्यकाल में हमारे बच्चों ने सर अपनी क्लासेस भी की, अपने एग्जामिनेशन को भी खत्म किया। और सर इसी चीज का सर फायदा उठाते हुए, क्योंकि सर अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, और इस लॉकडाउन को हमारा वो बच्चा जो एस्पिरेंट है, जो एडमिशन लेना चाहता है, वो एक्चुअली घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो एमवीएन यूनिवर्सिटी ने सर एक ई लर्निंग सीरीज भी चालू कर रखी है, जिसमें सर डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स डेली सर हम फेसबुक लाइव आते हैं और एक कोर्स के बारे में डेली 1 घंटा डेली चर्चा करते हैं सर, उसके स्कोप से रिलेटेड। और इसके अलावा उसमें सर कुछ पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, वो पेरेंट्स के भी क्वेश्चन उन डिपार्टमेंट के हेड्स के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। तो सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। जी सचिन सर, एक लाइन में, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उसका बेनिफिट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन काउंसलिंग दे रही है, हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन जो है वो अवेल कर सकते हैं, वहां भी ऑनलाइन का आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। जी सचिन सर। सर मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ सप्लीमेंटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक पर्सनल टच क्लास में आता है, वो पर्सनल टच में ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत मिस करता हूँ। मैं वो बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखना मिस करता हूँ। मैं वो बच्चों को थोड़ा डांटना, झिड़कना, थोड़ी उनके आपस में बातचीत, वो सब कुछ मिस करता हूँ। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक सप्लीमेंट के तौर पे आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को अपने आप में एक मींस की एंड की तरह देखना वो फिजिबल नहीं हो पाएगा कभी भी। तो जैसा कि दर्शकों से मैं अपील दोबारा से करूंगा कि अभी कभी भी कोई आपको शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट एमवीएन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सचिन सर आपका, तरुण सर और बबीता मैडम, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर आपका है, क्योंकि जो आप सर ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज आप हमसे जुड़े हैं, आप शायद मुझे लगता है अभी और बहुत सारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबसे मिलेंगे, और शायद आपके इस चैनल के माध्यम से जो शायद आम जनता, जो आम पब्लिक, जो शायद ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ जानना चाहती है या विभिन्न कोर्सेज के बारे में जानना चाहती है, आपके माध्यम से ही सर वो सब चीजें सार्थक हो पा रही हैं। तो सर सबसे बड़ा धन्यवाद सर आपका है, जिसने इनिशिएटिव लिया, जिसने बीड़ा उठाया। जी सर, धन्यवाद बहुत, आप सभी का बहुत धन्यवाद।